So hello guys, my name is Ruturaj and welcome back to my channel Geo Valley. So before starting the actual video, I would request you to please do subscribe to my channel and share with your other friends also. जिनको भी ज़रूरत है जियोलॉजी की, बहुत ज़्यादा जियोलॉजी स्प्रेड कीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिए, क्योंकि जिस टाइम मैं अगली बार जब वीडियो डालूंगा तो आपके नोटिफिकेशन में डायरेक्ट आ जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत। इसके लेक्चर में देखेंगे कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने पेट्रोलॉजी का जो सीरीज है 3 लेक्चर का, एक मैंने जो है इग्नियस पे बनाया है, सेकेंड जो है वो सेडिमेंट्री और तीसरा जो है मेटामॉर्फिक में। तो ये 3 लेक्चर जो है उसका प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी हम 3-4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट्स बोल रहा हूँ मैं, नॉट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। ठीक है, तो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम? एक तो पढ़ना है हमें फोल्ड। मैं बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी। ठीक है, दिस इज नॉट एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड ऑल। मैं बस बता रहा हूँ कि इस टॉपिक के अंडर हमें बड़े बड़े कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, फोल्ड्स, दूसरा है फॉल्ट, तीसरा है जॉइंट और लास्ट है अनकन्फर्मिटी। ठीक है, तो इसके शायद 4 लेक्चर होंगे, नहीं तो हम इन दोनों को कंबाइन करके एक लेक्चर बना सकते हैं, जॉइंट्स और अनकन्फर्मिटी को। इसको हमें एक लेक्चर लगेगा फोल्ड के लिए, फोल्ड के लिए हमें एक लेक्चर लगेगा। ये दोनों अगर टाइम के हिसाब से हो जाएगा मैनेज तो दोनों कंबाइन करेंगे, नहीं तो अलग अलग रखेंगे। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रक्चर मेन पढ़ना है हमें। तो मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में बस 4 पढ़ गए तो हो गया स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। ठीक है, ऐसा ये बात नहीं है। मैं बस बेसिक कवर कर रहा हूँ आपका, और यहाँ से स्टार्ट होती है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बस बेसिक देखेंगे कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी जो है वो उसके पीछे क्या क्या फोर्सेस है, क्या क्या ऐसे एनर्जीज है जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पढ़ने के लिए हमें अभी मजबूर कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा था कि रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो उसमें इग्नियस आ गया, सेडिमेंट्री आ गया, मेटामॉर्फिक आ गया। तो ये सब रॉक कैसे फॉर्म होते हैं ये हमने देखा था, उसके टाइप्स देखे थे, उसमें स्ट्रक्चर्स एक टॉपिक देखा था हमने। ठीक है, तो इग्नियस रॉक में, इग्नियस का मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इग्नियस के लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रक्चर्स ऑफ इग्नियस बॉडी। ठीक है, ये टॉपिक देखा था। मेटामॉर्फिक में भी देखा था, सेडिमेंट्री में भी देखा था। ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, रिपल मार्क्स वगैरह जो थे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पढ़ने के लिए एक ही रॉक टाइप, मतलब सेडिमेंट्री रॉक ही चाहिए फिर हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। रॉक कोई भी हो, उसमें डिस्टर्बेंसेस हो के उसका स्ट्रक्चर्स चेंज हो सकते हैं बाद में। ठीक है, तो एक तो है हमारा ऑलरेडी ड्यूरिंग डिपोजिशन और ड्यूरिंग फॉर्मेशन। ड्यूरिंग डिपोजिशन किसको बोल सकते हैं हम? सेडिमेंट्री रॉक को। लेकिन ड्यूरिंग फॉर्मेशन मतलब इसका मतलब क्या है? ड्यूरिंग फॉर्मेशन मतलब इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन के वक्त जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए, हमने देखा था कि लोपोलिथ, लैकोलिथ, ये सब टर्म हमने इग्नियस लेक्चर में देखे थे। ठीक है, ये होता है लैकोलिथ, ये सॉसर शेप्ड होता है लोपोलिथ। ठीक है, तो ये सब कैसे फॉर्म हुए थे? मैग्मा आ गया और बस डिपॉजिट क्रिस्टलाइज करके ऐसी बॉडी बना दी, तो इसको भी हम स्ट्रक्चर्स ही बोलते हैं। लेकिन और दूसरा एक स्ट्रक्चर है, सेडिमेंट्री रॉक का एक स्ट्रक्चर है कि ड्यूरिंग डिपोजिशन, डिपॉजिट हो गया, मतलब वो भी क्या हो गया? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ रॉक हो गया। ठीक है, अभी जो इग्नियस का बताया था वो ड्यूरिंग फॉर्मेशन था। ठीक है, जब फॉर्म हुआ अपने आप स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर। ये हम बात कर रहे हैं अर्थ के इंटीरियर की। ठीक है, मैक्सिमम हम फोकस करेंगे क्रस्ट पे, क्योंकि क्रस्ट हमारा सॉलिड है, उसके नीचे मेंटल शुरू होता है। मेंटल तो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसमें उसके स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। ठीक है, वो मैं बता दूंगा बाद में कि सिर्फ क्रस्ट में ही क्यों होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बताने जा रहा था कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन वो एक स्ट्रक्चर होते हैं, और दूसरे टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफॉर्मेशन से होते हैं। ठीक है, डिफॉर्मेशन मतलब अब क्या हो गया कि कोई भी रॉक फॉर्म हो गया। ठीक है, दिस इज, मान लो दिस इज सरफेस। ट्री जब निकालता हूं ना मैं, तो इसको सरफेस मान लो। ठीक है, इसके नीचे कोई भी मान लो कि बेड है, ऐसा सेडिमेंट्री स्ट्राटा
बना हुआ है, ठीक है। अब मान लो कि अर्थक्वेक हो गया नीचे, यहाँ कहीं अर्थक्वेक हो गया। अर्थक्वेक पता है ना कि नीचे होता है फोकस, इसको फोकस बोलते हैं, इसके ऊपर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं, ये सब टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थक्वेक हो गया। अर्थक्वेक होने के बाद क्या होगा कि यहाँ का जो आसपास का जो स्ट्राटा है, नहीं तो रॉक्स है, जो भी मटेरियल है, वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ का अभी इस एरिया का जो मटेरियल था वो डिस्टर्ब हो गया फॉल्ट की वजह से, सॉरी अर्थक्वेक की वजह से। अब अर्थक्वेक होने के बाद क्या होगा, यहाँ का जो ये था, इस साइड का जो ये स्ट्राटा और कोई भी मटेरियल था, तो उसको क्या हो गया, फॉल्ट हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि फॉल्ट हो गया। अब फॉल्ट होने के बाद क्या हो गया कि ये जो स्ट्राटा था वो नीचे आ गया, ये तो ऊपर ही रहेगा ना, इतना ऊपर का, ये जो है अभी नीचे आ गया, तो मैं ये बना देता हूँ, ठीक है। अब समझ जाओगे, ये इधर का क्या हो गया, नीचे आ गया, मतलब इसका मूवमेंट डाउनवर्ड, इसका मूवमेंट अपवर्ड हो गया। तो ये जो चेंज हुआ है ना, ये मतलब डिफॉर्मेशन के वक्त ये क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया ना। ऑलरेडी क्या था, ऐसा था ऑलरेडी, मतलब इनिशियली कैसा था, बस सेडिमेंट्री स्ट्राटा था। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बने, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्राटा है तो कोई भी टेक्टोनिक फोर्स लग गया क्रस्ट के अंदर, इधर से डायरेक्टिव फोर्स हमने देखा था सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में, ठीक है। डायरेक्टिव प्रेशर मतलब एक साइड से ज्यादा प्रेशर लगना, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यही स्ट्राटा क्या होगा, ऐसा बेंड हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं ड्यू टू डिफॉर्मेशन, ओके। तो सेकंड जो देखा है हमने ड्यू टू डिफॉर्मेशन, और पहले बताया था कि ड्यूरिंग डिपोजिशन और ड्यूरिंग रॉक फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये बात नहीं है कि स्ट्रक्चर्स सिर्फ डिफॉर्मेशन से बनते हैं, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो स्ट्रक्चर में हमें आगे क्या पढ़ना है, ये तो बात दिमाग में आ गई, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल टॉपिक को, ठीक है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का मतलब तो मैंने समझा, ठीक है। तो अब हमने ये तो देख लिया है कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था कि दोनों साइड से स्ट्रेस, क्रस्ट, ये दिस एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द क्रस्ट, विद इन क्रस्ट, ओके, नॉट इन द मेंटल। तो ये था, पहले ये था, तो उसके बाद ये दोनों फोर्स लगने के बाद ऐसा बेंड हो गया, ठीक है। तो इसके लिए कोई ना कोई एनर्जी एक्ट कर रही है ना, तो उसी के वजह से ये हो रहा है। ऐसे बस रख दिए हमने और अपने आप हो गया, भगवान ने कर दिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये जो एक्ट कर रहे हैं ना, ये दोनों, ये भाई दोनों, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस अभी हम पहले पढ़ेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस में 2 टाइप्स है, उसके सब टाइप्स, सेकेंड टाइप्स में 3 सब टाइप्स है, तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेस के 2 मेन स्ट्रेस के जो है वो 2 मेन टाइप्स होते हैं। एक जो होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कह सकते हैं हम। दूसरा होता है डायरेक्शनल स्ट्रेस, ठीक है। इसको लिथोस्टैटिक भी बोलते हैं, लिथोस्टैटिक स्ट्रेस, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक और लिथोस्टैटिक स्ट्रेस बोलते हैं। और सेकेंड टाइप है डायरेक्शनल स्ट्रेस। अब डायरेक्शनल का मतलब क्या है, एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं हम, कोई भी ब्लॉक ले लिया रॉक का जो विद इन क्रस्ट है, अंदर है, क्रस्ट के अंदर है, सरफेस के नीचे है। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस मतलब जस्ट इमेजिन कि मैं पानी के अंदर डूब गया और पानी थोड़ा गहरा है, ठीक है। तो पानी के अंदर गया और पानी के नीचे जाके बैठ गया मैं फ्लोर पे, ठीक है। एक स्विमिंग टैंक है, उसके फ्लोर पे जाके बैठ गया। तो मेरे ऊपर जो पानी का प्रेशर होगा ना, तो सब डायरेक्शन से इक्वल प्रेशर होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो पानी के अंदर थोड़ा सा डीप जाने के बाद ये जो सब साइड से जो प्रेशर होगा मेरे ऊपर वो इक्वल होगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस,
ठीक है। हाइड्रो इसलिए यूज किया है कि पानी के अंदर जो मछलियाँ वगैरह होती है, नहीं तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर जो स्ट्रेस एक्ट करेगा उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और लिथोस्टैटिक स्ट्रेस। लिथोस्टैटिक मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस के नीचे, ठीक है। तो जब तक डायरेक्शनल स्ट्रेस और कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता सरफेस के नीचे, सपोज दिस इज सरफेस, अब हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं और ये यहां पे है, ठीक है। इसी का एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट विद इन द क्रस्ट फार बिलो फ्रॉम सरफेस, ठीक है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता इस पे कोई, जब तक डायरेक्शनल स्ट्रेस और कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस एक्ट नहीं होता है, तब तक ये जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या है, लिथोस्टैटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, स्ट्रेस है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब सपोज मान लीजिए कि हमें पता है कि प्लेट्स जो है वो मूविंग है हमारी, ठीक है। लिथोस्टैटिक प्लेट्स जो है, लिथोस्टैटिक प्लेट्स क्या होता है, क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। क्रस्ट इज 35 किलोमीटर और पूरा हम कितना कंसिडर करते हैं, 100 किलोमीटर्स। ये प्लेट है हमारी ऊपर की, ठीक है। तो प्लेट तो मूविंग है, तो मूविंग है मतलब उस पर कोई स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, उसको कोई घुमा रहा है, वो जो फोर्स होता है वो हम जियोटेक्टोनिक के पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि कोई डिस्टर्बेंस आ गया, ठीक है, और सपोज कि ये दोनों बढ़ गए, ठीक है, ये दोनों भी सेम है, ठीक है, सिमिलर है, लेकिन ये दोनों का जो इफेक्ट है वो, ये दोनों का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गया किसी कारण से, कोई भी अर्थक्वेक हो, कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस हो, कोई मैनमेड कोई आके दबा रहा है सपोज, ठीक है। तो कुछ भी हो, जो भी होना हो गया और उस पे जो है वो ये दोनों स्ट्रेस का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है अभी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम डायरेक्टेड स्ट्रेस। अब डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है और इस डायरेक्शन में कम लग रहा है, चारों इक्वल जब नहीं होते हैं तब बोलते हैं हम डायरेक्शनल स्ट्रेस। अब इसको बोल सकते हैं हम सिग्मा 1, सिग्मा मतलब स्ट्रेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में। और इसको बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं कि सिग्मा 2। अब ये डायग्राम हमने 2D लिया है, इसलिए हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 पे रुक रहे हैं, ठीक है। अगर 3D होता तो तीनों साइड से अलग अलग आएगा ना स्ट्रेस, तो सिग्मा 3 भी कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। तो अगर सिग्मा 3 होता तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में ये होता है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3। मतलब जहां से ज्यादा इस ऑब्जेक्ट पर जहां जिस डायरेक्शन से ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है उसको हम सिग्मा 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। ऑलवेज ध्यान में रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये डायरेक्शनल स्ट्रेस हो गया। अब डायरेक्शनल स्ट्रेस में 3 टाइप है, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब क्या बताया था मैंने कि कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी का इन्फ्लुएंस होके कोई भी चीज डिफॉर्म होना, ठीक है। अब सपोज दिस, ये ऑब्जेक्ट मैं यहां पे ले रहा हूं, ठीक है, वही ऑब्जेक्ट मैं यहां पे ले रहा हूं। अब हमने देखा था कि ये दोनों कंसिडर नहीं करना है अभी, क्योंकि डायरेक्शनल स्ट्रेस का स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है। डायरेक्शनल स्ट्रेस मतलब किसी एक डायरेक्शन से ज्यादा फोर्स लग रहा है, दूसरे डायरेक्शन से उतना ही है, लेकिन एक डायरेक्शन का स्ट्रेस किसी कारण से बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेस। अब डायरेक्शनल स्ट्रेस 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉम्प्रेशनल, सेकंड होता है टेंशनल, और तीसरा होता है शियरिंग। ओके, ये 3 टाइप डायरेक्शनल में है, ठीक है। अब हाइड्रोस्टैटिक में तो हो गया, हाइड्रोस्टैटिक का सवाल ही नहीं है अभी, चारों डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन लेना है ले लो, अनलिमिटेड डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले लो उतना ही स्ट्रेस होना चाहिए, ठीक है, सब डायरेक्शन से उतना, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। अब डायरेक्शनल में 3 टाइप है। एक है कॉम्प्रेशनल। कॉम्प्रेशनल मतलब क्या है कि कोई भी चीज को, सपोज दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, टारगेटेड ऑब्जेक्ट, और मैं इसको इन दोनों साइड से दबा रहा हूं, ठीक है। मैं इस साइड मतलब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं ना मैं, ये डायरेक्शनल स्ट्रेस हो गया। ऊपर से कोई लगा, अगर ऊपर से भी किसी ने लगाया होता फोर्स और मैं भी इधर से लगा रहा हूं, तो चारों डायरेक्शन से सेम हो गया ना फोर्स इस पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन इसमें क्या है कि मैं दोनों साइड से स्ट्रेस लगा रहा हूं, तो मैं दोनों साइड से दबा रहा हूं ना इसको, मैं खींच थोड़ी रहा हूं इसको, मैं दबा रहा हूं दोनों साइड से, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशनल फोर्स। कॉम्प्रेस कर रहा हूं मैं, ठीक है, कोई भी चीज कॉम्प्रेस कर देना मतलब टुवर्ड्स ईच अदर।
फोर्स मैं किस लगा रहा हूं किस पे, ये फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, ये फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ एक्ट कर रहे फोर्स, उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया था ये है, समझ रहे हो, तो ये है कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस। अब मैं सेकंड बता रहा हूं कि यही ऑब्जेक्ट है, मैं दोनों तरफ से खींच रहा हूं। इमेजिन करना है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो क्रस्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है, विद इन क्रस्ट हो रहा है, ये सरफेस पे होने वाले प्रोसेस नहीं है, ठीक है। हमें जियोलॉजी पढ़ना है इसलिए क्रस्ट के अंदर का हम स्टडी कर रहे हैं। सरफेस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है सरफेस पे नहीं है, लेकिन सरफेस के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, ये चीज़ कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हमें फोकस करना है जियोलॉजी पे, ठीक है। तो सरफेस के नीचे ही हम देखेंगे। अब मैं सेकेंड टाइप बताने जा रहा हूँ। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये लिथोस्टैटिक प्लेट है हमारी, क्रस्ट है, और क्रस्ट में कोई उल्टा, मतलब दोनों साइड से ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है, मैं खींच रहा हूं ना, एक फोर्स इस साइड लग रहा है, एक फोर्स इस साइड लग रहा है, लेकिन डायरेक्शनल फोर्स ही है अभी तक, ठीक है, बस उल्टा लग रहा है। ये कॉम्प्रेशनल था, ये टेंशनल है, ये इसको खींच रहा है, मतलब टेंशन मतलब खींच देना, ठीक है। तो क्या होगा, इसी ऑब्जेक्ट में मैं बस एरो चेंज कर रहा हूं, ये हो गया, अब समझ गए, दिस इज कॉल्ड टेंशनल फोर्स, समझ गए, ओके। अब तीसरा, अब थर्ड जो है वो शेयरिंग स्ट्रेस। अब दोनों हो गए, कॉम्प्रेशन हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, मतलब टेंशनल फोर्स हो गया। अब तीसरा जो है वो जो है शेयरिंग स्ट्रेस। शेयर मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी दो चीज़ें हैं, दो प्लेट्स है, मान लीजिए कि ये हमारी लिथोस्टैटिक प्लेट्स है, ठीक है। तो ये क्रस्ट जो है वो, एक जो प्लेट है वो इस साइड मेरी ओर मूव कर रहा है, और एक जो दूसरी जो प्लेट है वो कैमरा की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, आपकी ओर मूव कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम शेयरिंग हो रहा है। ये यहाँ पे कोई भी दबा नहीं रहा है और कोई खींच नहीं रहा है, ये बस मूवमेंट, अपना रिलेटिव मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये इस साइड कर रहा है, ये इस साइड कर रहा है, दोनों प्लेट का रिलेटिव मूवमेंट जो है उसको बोलते हैं हम शेयरिंग स्ट्रेस। अब मैंने इस डस्टर पे एक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ ये लगा रहा हूँ, ठीक है, ये फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, और इस साइड से मैं इसको नीचे खींच रहा हूँ, ठीक है। तो इस डस्टर का क्या हाल होगा, ये होगा, सही है, यही होगा ना। और अगर ऑपोजिट कर दिया तो ये होगा, मतलब कोई भी डायरेक्शन हो, बस रिलेटिव मूवमेंट होना चाहिए। फिजिक्स में पढ़ा है रिलेटिव मूवमेंट, एक दूसरे के रिलेटिव मूव होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस में फोर्सेस कैसे लगेंगे, इसमें शेयरिंग स्ट्रेस में एक ऊपर लगेगा और एक नीचे लगेगा, ठीक है। तो इसका डिफॉर्मेशन किस में होगा, अभी ऐसे फोर्सेस के बाद ऐसा कुछ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, सही है ना, ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, तो इसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। ये तीन टाइप डायरेक्शनल स्ट्रेस के हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस हम जब एक्सटर्नल सोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस देते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस हो गया। अब हम स्ट्रेन देखते हैं। तो स्ट्रेस देख लिया हमने क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब हमने देखा था कि स्ट्रेस एक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं हम कोई भी चीज़ पे, ठीक है। तो उसका ये बताना भूल गया, फॉर्मूला में फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अगर किसी को फॉर्मूला चाहिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स तो ये होता है, F मतलब फोर्स, A मतलब एरिया। कोई भी, हमने ये लिया था ना, ठीक है, तो ये क्यूब लिया था, तो इस मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पे जितना फोर्स एक्ट हो रहा है ऊपर से, वो फोर्स यहाँ पे आएगा और 1 सेंटीमीटर क्यूब इधर आएगा, ठीक है। ये सॉरी क्यूब नहीं, स्क्वायर आएगा इधर, क्यूब मतलब वॉल्यूम होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 1 × 1 ऊपर का एरिया लेना है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं लेना है, सॉरी, एरिया लेना है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं
उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस तो देख लिया, अब हम जियोलॉजी में आते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेन, मैंने बताया था कि स्ट्रेस जो था उस स्ट्रेस का इफेक्ट जो होगा रॉक पे, और उस स्ट्रेस की वजह से, आई एम रिपीटिंग, स्ट्रेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन होके रॉक खुद में चेंज कर लेगा अपने अंदर, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, बहुत इजी है, बस स्ट्रेस और स्ट्रेन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट है ही नहीं। स्ट्रेस का मतलब है कोई भी चीज़ पे फोर्स एक्ट करना, और उसके बाद उस पे जो डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ अभी। एक सपोज दिस इज माई फोन कवर, सपोज मैंने इस पे फोर्स एक्ट कर दिया। ठीक है, अभी तक मैं फोर्स एक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा, मैं कंटिन्यूसली फोर्स एक्ट कर रहा हूँ लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब इसमें कोई चेंज हो जाएगा। समझे? ये क्या हो गया, अभी ऐसा था, फोर्स एक्ट करने के बाद इसमें डिफॉर्मेशन हो गया, तो इसको बोलते हैं, इसमें इसने जो एनर्जी स्टोर करके रखी है उसको बोल देंगे हम स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स ऑफ रॉक्स, सॉलिड रॉक्स, और वी कैन से रिस्पॉन्स ऑफ एनी मटेरियल विथ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस लगाने के बाद जो मटेरियल है हमारे यहाँ, हमारे जियोलॉजिस्ट के लिए मटेरियल मतलब रॉक होता है। ठीक है, तो रॉक पे जो चेंज करेगा अपने अंदर रॉक खुद, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेन। ठीक है, तो इसके अंदर 4 टाइप्स है, चार टाइप्स के ये होते हैं, डिफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन के टाइप है, ये स्ट्रेन के टाइप नहीं है, स्ट्रेन एक ही टाइप का होता है, लेकिन ये डिफॉर्मेशन का टाइप है। स्ट्रेन का डेफिनेशन मैंने अभी बताया। ठीक है, तो ये डिफॉर्मेशन 4 टाइप का हो सकता है, एक तो इलास्टिक, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा ब्रिटल और डक्टाइल। ठीक है, हम 4 देखेंगे। एक साइंटिस्ट था हुक, अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 9th और 10th क्लास में, हुक्स लॉ था हमें। ठीक है, ये डायग्राम था, याद होगा, तो इसको बस रिपीट करना है हमें आज स्ट्रेन के अंदर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस दिया है। तो हमें 4 टाइप की डिफॉर्मेशन देखना है, एक इलास्टिक, प्लास्टिक, ब्रिटल और डक्टाइल। ठीक है, तो इलास्टिक, ब्रिटल और डक्टाइल ये मेन है, और प्लास्टिक और डक्टाइल जो है वो इंटेंसिटी पे डिफर करता है। मतलब प्लास्टिक जो है वो सेम एज डक्टाइल, बट डक्टाइल इज मोर इंटेंसिव। ठीक है, अब हम देखते हैं इलास्टिक क्या होता है। पहला टाइप है इलास्टिक हमारा डिफॉर्मेशन का। तो सपोज एक ब्लॉक है, ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, तो इस पे हमने फोर्स लगा दिया दोनों साइड से। ठीक है, तो फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स, हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला देखा था, फोर्स पर यूनिट एरिया। इस एरिया पे हमने, ये जो एरिया है इस साइड का, तो इस पे फोर्स लगा दिया, इस साइड से, दोनों साइड से, डायरेक्शनल स्ट्रेस है ये। ठीक है, तो स्ट्रेस लगा दिया। ठीक है, अब स्ट्रेस लगा दिया, यहाँ पे 0 स्ट्रेस है, इस साइड पे वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, मतलब बढ़ता जा रहा है ऊपर, 1 2 3 4 5, मतलब ऊपर जैसे जाएंगे वैसे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, और एक्सिस पे क्या बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इलास्टिक स्ट्रेस क्या होता है। इलास्टिक का मतलब जो रबर बैंड होता है, ठीक है, रबर, और हमारा इरेजर जो होता है, ठीक है, पेंसिल हम रब करते हैं, तो इरेजर जो होता है बचपन में यूज किया है हमने, तो वो याद आना चाहिए हमें इलास्टिक बोलने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये रॉक यहाँ पे, ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं है इस पे, तो कहाँ होगा, 0 स्ट्रेस इज 0 एट दिस पॉइंट। तो अब हम स्ट्रेस को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो स्ट्रेस को बढ़ाते, इस एक मटेरियल है उस पर स्ट्रेस लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो सपोज दिस इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ एंड दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये स्ट्रेंथ था, ये स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब कैपेसिटी ऑफ रॉक, कोई भी रॉक की कैपेसिटी एक स्ट्रेस को सहने की। ठीक है, उस पॉइंट तक सह सकता है, उसके बाद नहीं सह सकता, उसके बाद क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इतना स्ट्रेस, मैं इस पे अभी, मैंने जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, इस पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो फोर्स एक लिमिट तक ये एक्सेप्ट कर सकता है, उसके बाद अगर मैंने और बढ़ाया तो डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, मैं अभी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, शुरुआत किया मैंने, बढ़ा रहा हूँ,
ठीक है, अभी मैं शुरू है मेरा बढ़ाना स्ट्रेस, तो ये जो लिमिट है इसके जस्ट पहले का लिमिट, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब इस फोर्स तक ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है इस फोर्स से, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये है इलास्टिक लिमिट का स्ट्रेंथ, मतलब इस यहां तक ये रॉक जो है वो इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, इलास्टिक मतलब जितना भी फोर्स डालो वो शेप चेंज कर सकता है, लेकिन अपने वापस जो पहले का पोजीशन है उस पे आएगा जब हम स्ट्रेस रिलीज करेंगे उसमें से। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इलास्टिक। मतलब इरेजर जो है वो हमने अगर दबा दिया तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस के कारण दब जाएगा, लेकिन जब हम स्ट्रेस निकाल देंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। रॉक में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो रॉक में क्या होता है, एक स्ट्रेस लग रहा है, कोई रॉक का ब्लॉक है, स्ट्रेस लग रहा है, दोनों साइड से स्ट्रेस लग रहा है, तो जितना उसका स्ट्रेंथ होगा उतना स्ट्रेस देने के बाद अगर और बढ़ा दिया, ठीक है, वो स्ट्रेंथ का जो स्ट्रेस है जहां तक वो सह सकता है, उसके बाद अगर बढ़ा दिया तो उसका डिफॉर्मेशन का टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर यील्ड स्ट्रेंथ, अब इस सैंपल का यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 5 है। ठीक है, दिस इज 5 यूनिट तक स्ट्रेस दे दिया तो ये इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। 5 यूनिट तक दे दिया और रिलीज कर दिया तो अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा ये। ठीक है, यहां से यहां तक स्ट्रेस दे दिया और रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद ये वापस आ गया अपने पोजीशन पे, इसको बोलते हैं इलास्टिक। मतलब ये रिवर्सिबल फोर्स है, समझ गए, रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। तो स्ट्रेस दे दिया, डिफॉर्म हो गया, स्ट्रेस रिलीज कर दिया, अपने पोजीशन पे वापस आ गया, तो इसको हम हुक्स लॉ बोलते हैं। हुक्स लॉ जो है वो इलास्टिक मटेरियल पे एक्ट होता है। ठीक है, तो इसी फोर्स तक हम हुक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद का जो फोर्स है 5 के बाद और फोर्स दे दिया। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट पे 5 यूनिट से ज्यादा फोर्स दे दिया, अब इसका क्या होगा, इसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, अब ये परमानेंटली डिफॉर्म होना स्टार्ट करेगा। परमानेंटली मतलब वापस यहां नहीं आएगा अब ये। ठीक है, परमानेंटली डिफॉर्म मतलब अब मैंने यील्ड स्ट्रेंथ से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगा दिया। ठीक है, तो इस पेन का क्या होगा, तो इसका ढक्कन टूट जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा शेप चेंज करेगा और वैसा ही रहेगा जैसे इसमें बताया था मैंने। ठीक है, थोड़ा सा शेप चेंज करेगा ये और ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब मैंने अगर रिलीज भी कर दिया तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ऐसा ही रहेगा। अगर ये है तो इसको बोलते हैं हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक इज नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस, तो यहां तक जाके वापस आ सकता है, इसको बोलते हैं इलास्टिक प्रोसेस। ठीक है, इलास्टिक हो गया। प्लास्टिक का मतलब बता दिया मैंने, यील्ड स्ट्रेंथ के बाद अगर स्ट्रेस लगा दिया और ज्यादा तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जब उस टाइम जो शेप चेंज करेगा वो मटेरियल, वो वापस नहीं आ पाएगा अपने पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक। अब ब्रिटल एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा चौक जो होता है। ये व्हाइट बोर्ड है, हमारा ब्लैक बोर्ड में हम चौक यूज करते हैं। ठीक है, तो उस चौक को अगर ऊपर से गिरा दिया जमीन पे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा वो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कोई भी चीज जो इलास्टिक बिहेवियर नहीं दिखाती है। ठीक है, इलास्टिक का मतलब क्या है, रबर जैसा। रबर क्या होता है, हमने खींच लिया, कोई भी स्ट्रेस लगा दिया, शेप चेंज करेगा, थोड़ी देर तक शेप चेंज करेगा, उसके बाद जब हमने रिलीज कर दिया स्ट्रेस तो अपने पोजीशन पे आ जाएगा वापस, जैसा था वैसा हो जाएगा। लेकिन चौक का वैसा नहीं है। चौक को अगर हमने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, अगर टूट गया एक बार तो वापस थोड़ी हम बना सकते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं ब्रिटल डिफॉर्मेशन। ठीक है, चौक इज बेस्ट एग्जांपल फॉर ब्रिटल डिफॉर्मेशन। ओके, तो ये जो डिफॉर्मेशन है अर्थ के अंदर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ डिफॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, अगर टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा है तो वो रॉक जो है वो इलास्टिक कम और प्लास्टिक ज़्यादा बिहेवियर करेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा मेल्ट वगैरह हो सकता है। मेल्ट होने के बाद क्या होगा, वो बह जाएगा और वहाँ पे डिपॉजिट करेगा जाके।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। वो अपने पोजीशन पे वापस थोड़ी आ सकता है, नहीं ना, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, इलास्टिक ब्रिटल जो मटेरियल होता है उसमें इलास्टिक का लिमिट होता है एक, ठीक है, वो इलास्टिक का लिमिट तक हम स्ट्रेस देख सकते हैं, उसके बाद दे दिया तो शेप चेंज करेगा। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ एक होता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, अब यहां पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज 6 यूनिट। ठीक है, जब हम इसको स्ट्रेस दे रहे हैं, इसका सपोज कि इसका यील्ड स्ट्रेंथ आ गया, यील्ड स्ट्रेंथ के बाद क्या होगा, जो डिफॉर्मेशन होगा, जो चेंजेस होंगे वो वापस नहीं जाने वाले अब। ठीक है, शेप चेंज हो रहा है, अब शेप चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 पे आ गए हम और स्ट्रेस ज्यादा बढ़ा दिया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो मटेरियल है वो ब्रेक करेगा। ठीक है, उसको हम इसके लैंग्वेज में, फिजिक्स के लैंग्वेज में और हमारे जियोलॉजी के लैंग्वेज में बोलते हैं फेल हो गया। ठीक है, रॉक का फेल होना मतलब रॉक टूट जाना। अल्टीमेट मतलब एकदम ऊंचा वाला। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब वो होता है एकदम टूट ही जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम दिया था हुक ने एक्सप्लेन करने के लिए, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, ब्रिटल समझ गए, जिसमें इलास्टिक और प्लास्टिक शो नहीं करता, डायरेक्ट टूट जाएगा वो। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रिटल। और डक्टाइल जो होता है वो प्लास्टिक का ही ये है फॉर्म है, बस डक्टाइल में क्या होगा, डक्टाइल में थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दूंगा जियोलॉजिकल ही, बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस रॉक है वो। ठीक है, माइलोनाइट का नाम सुना होगा आपने, मैं बता दूंगा क्या होता है माइलोनाइट। ठीक है, तो डक्टाइल इज नेक्स्ट वर्जन ऑफ प्लास्टिक वी कैन से। ठीक है, डक्टाइल में क्या होगा, डक्टाइल में फ्लो करता है मटेरियल। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि प्रेशर की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। मैंने डायरेक्शनल स्ट्रेस में एक तीसरा टाइप बताया था, शेयरिंग वाला। ठीक है, तो शेयरिंग से क्या होगा, कोई भी चीज अगर हमने एक दूसरे पे रगड़ दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, अब अगर हाथ भी रगड़ दिया हमने तो हमारे हाथ का यहाँ पे जो घर्षण हो रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण इसका जो इलास्टिक मतलब फ्लो होने का जो रेट होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो जो मटेरियल है वो डक्टाइल बिहेवियर दिखाएगा। ठीक है, सॉरी, डक्टाइल बिहेवियर दिखाएगा, मतलब एक रॉक है उसका शेयरिंग हो रहा है, ऐसे दोनों साइड से स्ट्रेस लग रहा है और शेयरिंग हो रहा है, और उस स्ट्रेस के कारण यहां पे जो स्ट्रेस लगेगा घर्षण के कारण, उसके कारण टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने के कारण थोड़ा बहुत रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, मेल्टिंग हो जाएगा, और वो जो मटेरियल है वो डक्टाइल बिहेवियर शो करेगा। अब ये डायग्राम समझ गए, इसमें हम इलास्टिक, प्लास्टिक और अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, तो ये तो समझ गए। अब मैं माइलोनाइट समझाता हूं क्या होता है। माइलोनाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट रॉक। मेरा डिसर्टेशन जो था फाइनल ईयर एमएससी का वो माइलोनाइट्स पे था। ठीक है, माइलोनाइट्स 15 किलोमीटर के डेप्थ के बाद बनते हैं। ठीक है, ये जनरल ये है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि 15 किलोमीटर से ही ज्यादा होना चाहिए। अगर यही यहाँ पे जो कंडीशंस है वो इसके ऊपर कहीं अवेलेबल हो गए तो वहां पे भी बन सकता है माइलोनाइट, लेकिन इन जनरल हम कहते हैं कि 15 किलोमीटर से डेप्थ, ज्यादा डेप्थ पे बनते। तो जियोथर्मल ग्रेडियंट पता है हमें, नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, तो इसीलिए यहाँ पे माइलोनाइट्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, माइलोनाइट मतलब डक्टाइल, प्योर डक्टाइल डिफॉर्मेशन है ये माइलोनाइट। और ब्रिटल में जो मैंने बताया था, इसके 2 एग्जांपल है, ब्रेशिया जो है और कॉन्ग्लोमरेट। अब ये 2 आपने अगर नहीं देखे तो मेरा सेडिमेंट्री का जो लेक्चर है उसमें देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छा डायग्राम भी दिखाया था। ठीक है, ब्रेशिया और कॉन्ग्लोमरेट का, ये दोनों ब्रिटल डिफॉर्मेशन है। और माइलोनाइट जो बताया था मैंने वो डक्टाइल डिफॉर्मेशन है। तो जैसे जैसे ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा प्रेशर लगेगा वैसे डक्टाइल डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, और जैसे सरफेस के पास जो डिफॉर्मेशन होता है यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कम रहता है सरफेस के पास। ठीक है, तो वहां पे होता है ब्रिटल डिफॉर्मेशन हमारा। ठीक है, तो ये 4 टाइप है स्ट्रेन के। अब हमने स्ट्रेस और स्ट्रेस इस लेक्चर में देख लिया, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि फोल्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, उस पर कौन सा एक्ट होता है। अब ये स्ट्रेस जरूरी था क्योंकि इसके बाद जितना भी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि डिफॉर्मेशन के बाद जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, ड्यू टू डिफॉर्मेशन, तो उसके लिए स्ट्रेस और स्ट्रेस पढ़ना बहुत जरूरी था। इसलिए पहला लेक्चर जो था मैंने सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन पे बनाया है। ठीक है,
तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन फोल्ड्स, आफ्टर दैट वी विल गो टू फॉल्ट्स, देन जॉइंट और अनकन्फर्मिटी का एक ही लेक्चर बनेगा शायद, ठीक है। तो ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दैट्स इट फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना आपके अपने दोस्तों के साथ, जो भी 12th 11th 12th में है, बीएससी में है, सबके लिए ज़रूरी है ये जो लेक्चर था, क्योंकि ये जो है ना, ये बेस है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का। स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ने के अलावा इसके पहले अगर डायरेक्ट फोल्ड वगैरह स्ट्रक्चर पढ़ने लगेंगे ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने में। सो दिस इज टुडेज लेक्चर इज बेस फॉर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ओके। तो thank you, that's it for today, and please subscribe to my channel and share with your friends, okay, have a good day.